नमस्कार बच्चों। अब एक्सरसाइज 1.4 के अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि एक सेट है 1 2 3 4 5, ये सेट है आपका और ए और बी उसके कोई दो मेंबर हैं और ये संक्रिया है। ये संक्रिया इस तरह से है कि ए और बी में जब ये संक्रिया है कि इनमें से जो कम हो, निम्नतम हो, जिसका मान कम हो, वो आपको वो ही इसका उत्तर होगा, मिनिमम ऑफ ए बी। तो ये आपका फंक्शन है, यानी कि ए और बी में से जो सबसे छोटा हो, जो छोटा हो वो आपका इसका हल होगा। तो आपको इसका ऑपरेशन टेबल बनाना है। ऑपरेशन टेबल क्या होता है, जब बहुत कम संख्याओं में किसी सेट में नंबर होते हैं तो हम ऑपरेशन टेबल बनाकर ये चेक कर लेते हैं कि वो फलन बाइनरी है या नहीं है। तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनती है, क्योंकि ए इसी का मेंबर है, बी भी इसी का मेंबर है, तो यही मेंबर इधर और यही मेंबर यहाँ लिख दिया, यानी कॉलम में भी यही लिख दिए, कॉलम हेड, और ये रो हेड भी हमने यही संख्या लिख दी। अब ये जो पहला कॉलम ये बन रहा है बॉक्स, ये पहले रो और पहले कॉलम से बन रहा है, यानी संख्या 1 का 1 से ऑपरेशन, यानी 1 और 1 में निम्नतम कौन सा, चूँकि दोनों बराबर है तो निम्नतम भी 1 होगा। इसी तरह से ये गलत हो गया, 1 और 2 में निम्नतम 1 होगा, 1 और 3 में भी निम्नतम 1 होगा, 1 और 4 में भी निम्नतम 1 होगा और 1 और 5 में भी निम्नतम 1 होगा। यानी संख्या 1 और 2 में छोटा वाला कौन सा है, 1। संख्या 1 और 3 में छोटे वाला है 1। ऐसे 1 और 4 में 1, 1 और 5 में 1। यहाँ पर ये बॉक्स सेकंड 2, संख्या 2 और 1 के बीच में जो मिनिमम है उसमें बताना है, यानी न्यूनतम है, तो 1 छोटा है 2 से, 1 लिखेंगे। ये 2 और 2 के बीच में बन रही है, 2 और 2 में कौन छोटा है, चूँकि दोनों बराबर है तो 2 ही आएगा। फिर ये 2 और 3 के बीच में छोटा कौन सा है, ये 2 और 4 के बीच में छोटा कौन सा है, ये 2 और 5 के बीच में छोटा कौन सा है। इसी तरह से अब ये 3 और 1 में 1 छोटा है, 3 और 2 में 2 छोटा है, 3 और 3 में दोनों बराबर हैं और अगलों में फिर 3। तो इस तरह से ये ऑपरेशन टेबल बनती है। तो ये ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए आपको इस क्वेश्चन में कहा गया था। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। प्रश्न नंबर 4 में एक आपको ऑपरेशन टेबल दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ है इन्होंने, और बाइनरी ऑपरेशन सेट है 1 2 3 4 5। पहला पार्ट जो है वो ये कहते हैं कि इसको कंप्यूट करके दिखाओ, यानी इसे सॉल्व करके दिखाओ, हल करके दिखाओ इसे। तो पहले 2 ऑपरेशन 3, यानी पहले 2, इधर 2 देखेंगे, फिर इधर 3 देखेंगे, 2 ऑपरेशन 3। तो 2 ऑपरेशन 3 यानी 2 और 3 के उसमें कॉलम में जो आएगा दोनों के इंटरसेक्शन के कटान बिंदु पर आएगा संख्या 1, तो 2 ऑपरेशन 3 हो गया 1, ये वाला ऑपरेशन इंटू 4। अब 1 और 4 का ऑपरेशन अगर करेंगे आएगा 1। फिर इन्होंने बोला इस ऑपरेशन और इस ऑपरेशन को कंप्यूट करो, यानी 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, यानी पहले 2 और 3 को कंप्यूट करो फिर बाद में 4 को, या पहले 3 4 को कंप्यूट करो और 2 को, तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट आया 1। अब यहाँ करते हैं 3 और 4 का कंप्यूटेशन अगर करेंगे, 3 और 4, 3 and 4, तो ये आया 1। तो 3 और 4 की जगह आएगा 1, तो 2 की जगह 2, 3 और 4 की जगह आया 1। अब आइए 2 ऑपरेशन 1, 2 ऑपरेशन 1, ये रिज़ल्ट भी आया 1। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर ये दोनों को इन्होंने सॉल्व करना बताया था, फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्व करके निकल गया।
दूसरे में पूछा है इस कम्यूटेटिव, यानी क्या कम्यूटेटिव है या क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। का पालन करती है या नहीं, और यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है इसमें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका होता है 1 और 1 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 और 2 यानी 1 ऑपरेशन 2 कितना आया 1, और 2 ऑपरेशन 1 भी आया 1। इसी तरह से 1 ऑपरेशन 3 1 और 3 ऑपरेशन 1 भी 1, 1 ऑपरेशन 4 1 एंड 4 ऑपरेशन 1 1। फिर यहीं से पता चल जाएगा ये 4 और 2 है, तो ये 2 और 4 है, तो ये डायगोनल पे 1 2 3 4 बाकी सेम टू सेम। तो अगर आप चेक करेंगे किसी को भी 2 1 1 2 2 2 एक ही होगा, 2 3 1 है, 3 2 भी 1 है, 2 4 2 है, 4 2 भी 2 है, 2 5 1 है, 5 1 भी 1 है। फिर 3 1 भी 1 है, 3 1 भी 1 है, तो 1 3 भी 1 है। फिर 3 2 भी 1 है, तो 2 3 भी 1 है, 3 3 एक ही होगा, 3 4 1 है, तो 4 3 भी 1 है, 3 4 1, तो 3 को मतलब ये ए की जगह ये बी की जगह, तो 3 4 का रिज़ल्ट 1 है, तो 4 3 का रिज़ल्ट भी 1 है। फिर 3 5 का रिज़ल्ट 1 है, तो 5 3 का रिज़ल्ट भी 1 है। तो इस तरह से आप सब चेक करेंगे और पाएंगे कि हर एक ए क्रॉस बी के लिए या ए ऑपरेशन बी के लिए बी ऑपरेशन ए भी बराबर होगा। तो यस, ये कम्यूटेटिव है। फिर आपसे पूछा है तीसरा पार्ट कि आपको कंप्यूट करना है, हल करना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5, यानी 2 और 3। तो 2 इधर देखेंगे, 3 इधर देखेंगे, 2 और 3। 2 ऑपरेशन 3 का रिज़ल्ट आया 1, तो इसकी जगह लिखा 1 ऑपरेशन। फिर 4 ऑपरेशन 5, ये भी आया 1। अब 1 ऑपरेशन 1 यानी 1 और 1 का ऑपरेशन भी आया 1, तो इसका रिज़ल्ट भी आएगा 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि स्टार डैश एक संक्रिया है जो सेट 1 2 3 4 5 संख्याओं का जो बना हुआ समुच्चय है, उसमें इस प्रकार है कि जब इसके कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे ए और बी, तो उनके बीच में ऑपरेशन का मतलब है ए और बी का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापरिवर्तक। यानी ए और बी में जितने भी गुणनखंड कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, जितने भी फैक्टर्स कॉमन होंगे, उनका सबसे बड़ा वाला फैक्टर इज कॉल्ड HCF। तो इसको फिर बनाएंगे हम ये टेबल, क्योंकि टेबल से ही पता चलेगा। छोटी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। 1 और 1 में कॉमन फैक्टर होता है 1, एक ही कॉमन फैक्टर है और वो हाईएस्ट होगा 1। 1 और 2 में कॉमन फैक्टर 1 हुआ, क्योंकि 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है और एक ही फैक्टर है सब में, तो वही हाईएस्ट है वही लोवेस्ट है, तो इट इज़ 1। इसी तरह से 3 के साथ भी कॉमन फैक्टर 1, क्योंकि 1 3 को डिवाइड कर सकता है और 1 को भी डिवाइड कर सकता है। इस तरह से 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 1 को भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए कॉमन फैक्टर 1 एक ही हुआ 1, और वही हाईएस्ट हुआ। अब 2 और 1 में कॉमन फैक्टर 1 हुआ
और वही हाईएस्ट है। 2 और 2 में कॉमन फैक्टर 2 हुआ और वही कॉमन फैक्टर हुआ 1 और 2, इसमें हाईएस्ट है 2। 2 और 3 में कॉमन फैक्टर हुआ 1, क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी, पर ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे, तो यहाँ भी 1। 2 और 4 में जो 2 को भी डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड करे, तो एक तो 1 दोनों को डिवाइड करेगा और 2 दोनों को डिवाइड करेगा, 4 इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं। तो इसलिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 1 और 2, हाईएस्ट हुआ 2, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 2। 2 और 5 में कॉमन फैक्टर हुआ 1, वही हाईएस्ट वही लोवेस्ट। 3 और 1 में कॉमन फैक्टर 1, 3 और 2 में कॉमन फैक्टर 1, 3 और 3 में कॉमन फैक्टर 3 और 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें 3 भी कॉमन फैक्टर है, इन दोनों को डिवाइड करेगा, और हाईएस्ट दोनों में 1 और 3 में 3 है, इसलिए 3। ऐसे 3 और 4 में कॉमन फैक्टर 1, 3 और 5 में कॉमन फैक्टर 1, सिर्फ एक फैक्टर है 1, और वही आपका। अब आएंगे 4 और 1 में कॉमन फैक्टर 1, 4 और 2 में कॉमन फैक्टर 2। आप देख सकते हैं पहले जैसे 2 और 4 में कॉमन फैक्टर था, वैसे ही 4 और 2 में कॉमन फैक्टर होगा। फिर आइए 4 और 3 में 1, 4 और 4 में 4 आएगा, क्योंकि 4 का कॉमन फैक्टर दोनों 4 हैं, तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 4 हुआ मैक्सिमम, इसलिए HCF हुआ आपका 4। फोर और 5 में कॉमन फैक्टर 1, 5 और 1 में कॉमन फैक्टर 1, 5 और 2 में, 5 और 3 में भी 1, 5 और 4 में भी 1, और इसमें भी 1। इसमें 5 और 5 में कॉमन फैक्टर 1 और 5 होते हैं, 5 हाईएस्ट होगा। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये ऑपरेशन टेबल और ये ऑपरेशन टेबल, तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका ऑपरेशन टेबल बना है। अब पूछा है ये वाला ऑपरेशन टेबल क्या सेम है प्रश्न नंबर 4 में बना दी हुई का ऑपरेशन टेबल के, तो आप पाएंगे दोनों की दोनों बराबर है, ठीक है, और कंपेयर करने पर आप यही पाएंगे। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 5 हुआ। आएंगे प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि ये स्टार जो है एक ऑपरेशन है सेट n में, n है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। a और b कोई भी दो प्राकृतिक समुच्चय है, तो इन दोनों का जो LCM है यानी लघुत्तम समापरिवर्तीय है, वो ही इसका आंसर होगा। अब इसे देखते हुए आपसे आपका जो पहला पार्ट आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड आउट करें, हल करें 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16, यानी 5 ऑपरेशन 7 और ये कैसी शेड वाली इसमें, एंड 20 ऑपरेशन 16, यानी 5 और 7 का LCM। आप छोटी क्लासेस में आपने किया था, LCM जब निकालते थे 5 और 7 का LCM निकालते थे, तो कितना आएगा 35। तो 5 और 7 का LCM आपका आएगा 35 और 20 और 16 का LCM आपका आएगा, आपको याद है आप ऐसे निकाला करते थे 4 5 जा 4 और 5, तो यह 16 5 80। तो इसका 20 ऑपरेशन 16 जो आएगा वो आएगा 680, यानी वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 और 7 दोनों भाग दे सकते हैं, तो वो है 35, वही इसका LCM कहलाता है। इसी तरह से वह सबसे छोटी संख्या जिसे 20 और 16 दोनों की दोनों डिवाइड कर सकें, यानी 20 और 16 उसके कॉमन फैक्टर हों, तो वो होता है 80। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर आपसे पूछा ये कम्यूटेटिव है, यस LCM कम्यूटेटिव, चाहे A और B का LCM लिया जाए या B और A का LCM लिया जाए, क्रम विनिमय नियम का पालन, उत्तर एक ही रहेगा।
यानी 5 और 7 का एलसीएम करो या 7 और 5 का एलसीएम करो, उत्तर हमेशा 35 होगा। अतः यह कम्यूटेटिव होता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फिर ये था आपका क्रम विनिमय, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा पार्ट है आपका एसोशिएटिविटी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ये है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी 3 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो पहले ए और बी का लेंगे, फिर सी का लेंगे, या बी और सी का एलसीएम लें और पहले और बाद में फिर ए का लें उनके साथ, जो रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट विल ऑलवेज बी सेम। यस, 3 संख्याओं का एलसीएम चाहे दो एक करके ले लो, एक बार में ले लो 2 का रिज़ल्ट, फिर उसके साथ तीसरे का रिज़ल्ट, या तीनों को इकट्ठा कर लो, रिज़ल्ट हमेशा सेम होगा। अतः एलसीएम निकालना प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ये भी एक एसोशिएटिव प्रॉपर्टी है। यस, ये प्रॉपर्टी भी इसको फॉलो करता है प्रत्येक संख्याओं के लिए। फिर बोलता है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन ए, यानी एक वो संख्या जो हर किसी ए कोई भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। एक संख्या क्या संभव है जब ए और उस संख्या में ऑपरेशन लगे तो रिज़ल्ट ए आए, यानी इन दोनों का जो एलसीएम हो वो हमेशा ए आए। तो ए और दूसरी संख्या 1 हो सकती है, जब ए और 1 का एलसीएम लिया जाएगा वो सदैव ए ही आएगा। तो इस तरह से 1 जो हुआ वो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ एन में इस ऑपरेशन के लिए। तो आपसे पूछा था फाइंड द आइडेंटिटी, यानी तत्समक अवयव। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 हुआ। फिर विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन, आपसे पूछा गया है कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल है, यानी व्युत्क्रम अवयव है। व्युत्क्रम अवयव होता है कि ए का कोई भी एलिमेंट लिया, एन का, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या ए ली, इसमें क्या गुणा करें, इसका क्या एलसीएम लें, किस संख्या के साथ इसका एलसीएम ले कि रिज़ल्ट 1 आ जाए। अब 1 चूँकि सबसे छोटी संख्या है और ये सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। अगर ए 1 से बड़ी कोई भी संख्या हुई तो सदैव एलसीएम ए ही आएगा, 1 नहीं आएगा। तो 1 कब आएगा, जब ए का मान भी क्या हो, 1 हो। तो 1 वो संख्या है जब वो 1 से ही गुणा होगी और रिज़ल्ट हमारा तत्समक अवयव 1 आएगा, यानी तत्समक अवयव भी 1 है। और वो संख्या तत्समक अवयव इसलिए कहा गया कि चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उसके साथ जब एलसीएम लिया जाएगा इस तत्समक अवयव का, तो रिज़ल्ट हमेशा ए आएगा। लेकिन यहाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के लिए इन्वर्स यानी व्युत्क्रम अवयव संभव नहीं है। व्युत्क्रम अवयव संभव सिर्फ है आपकी संख्या ए के लिए, प्राकृतिक संख्या 1 के लिए ही व्युत्क्रम अवयव संभव है। प्रत्येक संख्या के लिए, यानी अगर मैं 5 लूँ, 5 के साथ मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट n में नहीं मिलेगा ताकि इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँ तो रिज़ल्ट 1 आए। अगर यहाँ 1 लेती हूँ तो रिज़ल्ट एलसीएम 5 आएगा, 2 लेती हूँ तो एलसीएम 10 आएगा, 3 लेती हूँ तो एलसीएम 15 आएगा, 4 लेती हूँ तो एलसीएम 10 आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन 1 कभी भी नहीं आ पाएगा। 1 तभी आएगा जब ये भी 1 और ये भी 1। तो वो संख्या 1 ही है जिसका व्युत्क्रम भी 1 है। तो सिर्फ 1 का ही व्युत्क्रम संभव हो पा रहा है। इसलिए इसमें
वो एलिमेंट जिसका इन्वर्स संभव है वो सिर्फ 1 है। क्योंकि अगर पूरे की पूरे सेट में इन्वर्स संख्या एक पर्टिकुलर निकल जाती तो वो कहलाती व्युत्क्रम संक्रिया, यानी व्युत्क्रम अवयव होता पूरे सेट के लिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पूरे सेट के लिए व्युत्क्रम अवयव संभव नहीं है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 6। अब आएंगे प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 भी यही है, एलसीएम है दोनों का, लेकिन इसमें जो सेट अंडर कंसिडरेशन है वो 1 2 3 4 5 यानी n नहीं है। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है आपके पास एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन है आपका कि ए और बी का मान 1 2 3 4 5 में से कोई एक हो सकता है, और ऑपरेशन है आपका कि इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ हम पहले ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। 1 और 1 का एलसीएम 1 होता है, 1 और 2 का 2 होता है, 1 और 3 का 3, 1 और 4 का 4, 1 और 5 का 5। अब 2 और 1 का 2, 2 और 2 का भी 2, 2 और 3 का बैठेगा 6, 2 और 4 का बैठेगा 4, 2 और 5 का बैठेगा 10, 3 और 1 का 3, 3 और 2 का 6, 3 3 का 3, 3 4 का ऑपरेशन टेबल जो बनेगा वो एलसीएम बैठेगा 12, और 3 और 5 का 15। फिर 4 और 1 का 4, 4 और 2 का 4, 4 और 3 का 12, 4 और 4 का 4, 4 और 5 का 20। फिर 5 और 1 का 5, 5 और 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 5 का 5। तो ये आपकी ऑपरेशन टेबल बन के आई, यानी इन दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये पूछा गया आपका क्वेश्चन में। जस्टिफाई योर आंसर। बाइनरी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि इन सभी का जब आपस में ऑपरेशन होगा जो भी एलिमेंट्स बन के आएंगे वो उसी सेट में होने चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं ये संख्या 6, 10, 12, 15, 20, ये सारी संख्याएं इस सेट का मेंबर नहीं हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में एलसीएम बाइनरी ऑपरेशन बन रहा था, पर इस सेट में यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि उसमें सेट अंडर कंसिडरेशन थे वो था आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर। तो किन्हीं भी दो का एलसीएम, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का एलसीएम, किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होता है, यानी प्राकृतिक संख्या होती। तो पिछले वाले सेट में ये एक बाइनरी ऑपरेशन था, पर इस वाले सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फिर आइए प्रश्न नंबर 8 में। कहते हैं स्टार एक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, खुद ही दे रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है एन में, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, कि ए स्टार बी एचसीएफ होगा ए एंड बी का। फिर आपसे पूछा ये कम्यूटेटिव है यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव है, और तीसरी बात क्या है, इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो कम्यूटेटिव यानी अगर ए और बी का एचसीएफ लें, अगर ए और बी का एचसीएफ सी आ रहा है तो बी और ए का एचसीएफ भी हर हालत में सी ही आएगा। अतः क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है,
अगर हम 3 प्राकृतिक संख्याएं लें ए बी और सी, और इसका मतलब होगा कि पहले ए बी का HCF रिज़ल्ट आए, फिर सी का HCF, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं HCF होगा ए बी और सी का। मान लीजिए तीनों का HCF किया आता है, तो पहले ए बी का HCF लिया, फिर सी रिज़ल्ट आया, या बी और सी का HCF लिया, जो भी रिज़ल्ट आया उसका ए से HCF लिया। हम ये जानते हैं तीनों के चाहे एक साथ लो चाहे अलग अलग दो दो करके लो, HCF जो होता है वो सदैव एक ही रहता है, चाहे कोई पहले लिया जाए कोई बाद में। तो इस तरह से दोनों का HCF सेम होता है। तो इस तरह से ये एसोसिएटिव यानी साहचर्य नियम का भी पालन करती है, यहाँ सेटिस्फाई होता है। तीसरी बात आती है, क्या यहाँ पर आइडेंटिटी है या नहीं। आइडेंटिटी ये कहती है कोई भी फॉर ऑल, कोई भी प्राकृतिक संख्या ली, उस प्राकृतिक संख्या का क्या कोई ऐसी संख्या है, अकेली ऐसी संख्या है जो सभी के साथ ऑपरेट करे, यानी दोनों का HCF लिया जाए तो रिज़ल्ट ए ही आए। इसका मतलब है कि HCF किसका, ए का, और वो एलिमेंट जो हमें ढूंढना है वो ए ही आना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बात करते हैं, यानी वो संख्या, दो संख्याओं का कॉमन गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो। तो अगर ये 1 होगा तब हमेशा इन दोनों का जो HCF है वो सदैव ए निकलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाकी तो इस तरह से 1 ऐसी संख्या है कि यह आइडेंटिटी है, यानी तत्समक अवयव है, यह तत्समक ऑपरेशन को ये डिफाइन करता है। तो ये संख्या है 1। यही आपसे पूछा गया था, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन एन। आप कहेंगे हाँ, जो तत्समक अवयव है वो इसमें एग्जिस्ट करता है एन में, और वो तत्समक अवयव है संख्या 1। तो ये आपका तीसरा पार्ट था इसका। प्रश्न नंबर 9 पर आइए। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या आप जानते हैं, यानी वो संख्या जो बटे के रूप में हो और ये दोनों संख्याएं पूर्णांक हो और b 0 ना हो। तो इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और ये ऑपरेशन परिमेय संख्याओं के सेट के बीच में है। पहला पार्ट है a स्टार b। इन्होंने दे रखा है ये ऑपरेशन बाइनरी है, यानी द्विआधारी संक्रिया है। तो इसमें हमें ये नहीं बताना है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ये पहले ही बता के चलें कि ये द्विआधारी संक्रिया है। आपको सिर्फ ये देखना है, आपसे पूछा गया है कि ये क्रम विनिमय जितने भी द्विआधारी संक्रिया है, ये 6 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये सारी की सारी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव यानी क्रम विनिमय नियम का और साहचर्य नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले पार्ट को देखेंगे। ए स्टार बी का मतलब हुआ ए माइनस बी, जबकि बी स्टार ए का मतलब हुआ बी माइनस ए। दोनों बराबर नहीं हैं, अतः इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, नहीं है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। अब अगर हम बात करेंगे एसोशिएटिविटी की, तो 3 एक साथ लेने हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो ये बन गया आपका ए माइनस बी स्टार सी, ये बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। जबकि ए स्टार बी स्टार सी अगर इस ढंग से लेंगे तो ये बनेगा ए स्टार बी माइनस सी, ये बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, दैट इज़ ए माइनस बी प्लस सी। ये दोनों बराबर नहीं हैं, अतः ये एसोशिएटिव भी नहीं है। नो एसोशिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। क्लियर? तो इस तरह से ये आपको बताना है। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखेंगे आप।
दूसरा पार्ट है आपका ये आपका ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्टार ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों आपके बराबर हैं और बराबर हैं तो आपका कम्यूटेटिव है। पहली प्रॉपर्टी यस कम्यूटेटिव है। फिर ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से ए स्टार बी स्टार सी बन जाएगा ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों बराबर है, अतः ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, यानी साहचर्य नियम फॉलो करता है, साहचर्य नियम को ये पालन करता है। आएंगे तीसरे पार्ट पे। ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस ए बी, और आप कह सकते हैं ए इंटू 1 प्लस बी, और बी स्टार ए का मतलब होगा बी प्लस बी ए, यानी बी इंटू 1 प्लस ए। निश्चित तौर पे दोनों इक्वल नहीं हैं, देयरफॉर नॉट कम्यूटेटिव, यानी नहीं है, क्रम विनिमय नियम को नहीं मानती। फिर आते हैं एसोसिएटिव के लिए। हमेशा याद रखो एसोसिएटिव के लिए 3 मेंबर्स चाहिए, 3 में आपको फाइंड आउट करना है, 3 संख्याओं में फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस ए बी स्टार सी। अब कंपेयर करके एक ही जगह आएगा ए प्लस ए बी, तो इसको अगर आप खोलेंगे ए प्लस ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी ब्रैकेट में 1 प्लस सी। यहाँ से भी ए कॉमन ले लें तो 1 ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी। लेकिन अगर इसको ऐसे करेंगे बी स्टार सी, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस बी सी, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो ये हो जाएगा ए कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस बी सी। क्लियरली दोनों बराबर नहीं हैं, अतः ये एसोसिएटिव नहीं है, यानी साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। फिर आएंगे 4th पार्ट पे। ए स्टार बी ए माइनस बी का स्क्वायर, और चूँकि ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो गया आपका बी स्टार ए। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर इक्वल आता है तो यस ये कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमय नियम को मानती है। फिर आएंगे ए स्टार बी स्टार सी पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, तो इसकी जगह आएगा ए माइनस बी का वर्ग स्टार सी, और ये बन जाएगा ए माइनस बी का वर्ग माइनस सी का पूर्ण वर्ग, कुल मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको बी स्टार सी को ले लेते हैं तो हो जाएगा ए स्टार बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको यहीं से दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं हैं, अतः ये कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। इन सब के प्रॉपर सॉल्यूशंस मैंने आपको पहले ही PDF फॉर्म में भेज दिए, मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ
क्वेश्चन लिखने का ढंग बिल्कुल एग्जैक्टली आप कैसे लिखना है वो मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। ये सिर्फ समझाने को है, समझाने के लिए। और अगर आपको ये इस ऐसे रूप में समझ आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा फोर्थ पार्ट कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, यानी क्रम विनिमय नियम का तो पालन करता है पर साहचर्य नियम का ये पालन नहीं करता। कम टू फिफ्थ पार्ट, ए स्टार बी हो गया आपका ए बी बटे 4। ए बी बटे 4 को आप बी ए बटे 4 लिख सकते हैं, जो कि बन गया बी स्टार ए। यस, ये कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आएंगे एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी की जगह लिखेंगे ए बी बटे 4 स्टार सी, और अभी से लिखेंगे ए बी बटे 4 सी बटे 4, यानी ए बी सी बटे 16। ऐसे ही ए स्टार बी स्टार सी को अगर आप करेंगे तो पहले बी स्टार सी की जगह लिखेंगे बी सी बटे 4, और अभी से बी मानते हुए ए स्टार बी में ए तो ए है ही, बी की जगह बी सी बटे 4, तो यहाँ अगर लिखोगे ए और बी की जगह बी सी बटे 4 तो ये बन गया ए बी सी बटे 16। दोनों इक्वल हैं, अतः यह एसोसिएटिव भी है या साहचर्य नियम का पालन करता है। एंड द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ए स्टार बी हुआ आपका ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर के बराबर नहीं होता, तो ये भी आपके इसके स्टार के बराबर नहीं होगा, अतः ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह से ए स्टार बी स्टार सी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर स्टार सी और अब इसे ए से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर अब मैं इस ढंग से करूं, पहले बी स्टार सी को लें तो ये हो जाएगा ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर, और जब इसे करेंगे ये बन जाएगा ए बी सी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर सी की पावर 4। क्लियरली दोनों इक्वल नहीं हैं, अतः यह एसोसिएटिव भी नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह से ये आपका 10th पार्ट भी पूरा हुआ, 10th क्वेश्चन। और अब आएंगे हम 11th क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 11 ये कहता है किसी सेट ए में ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, और जो ये सेट ए है ये किस रूप में है, एन क्रॉस ए एन, यानी ये सेट एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्म है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं भी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के रूप में है, यानी इसका जो भी एलिमेंट होगा वो किस रूप में होगा, क्रमित युग्म में होगा। तो ए भी इसका एक एलिमेंट है ए का, और सी डी इसका कोई दूसरा एलिमेंट है। इन दो एलिमेंट के बीच में अगर ऑपरेशन लग रहा है तो इसका रिज़ल्ट यह आएगा कि दोनों का जो क्रमित युग्म का पहला वाला कोऑर्डिनेट है उनका योग, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का योग, इस रूप में होगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए, और ये खुद बता के चल रहे हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपसे ये नहीं सिद्ध करना आपको ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। वैसे आपको चेक खुद करना चाहिए बाइनरी है या नहीं है। डेफिनेटली ये बाइनरी तो है ही। अब आएंगे आप कम्यूटेटिव पर। तो अगर हम कहते हैं पहला एलिमेंट है ए बी, ध्यान देने वाली बात है, अब ये एलिमेंट है। पहले वाले क्वेश्चंस में ए अलग एलिमेंट होता था, बी अलग एलिमेंट होता था। अब की बार ये पूरा क्रमित युग्म एक एलिमेंट है और सी डी दूसरा एलिमेंट है। यानी अगर हम पुराने क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ये ए के बराबर और ये बी के बराबर। तो ए स्टार बी का मतलब ये क्रमित युग्म का
दूसरे क्रमित युग्म से ऑपरेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने कोई भी दो क्रमित युग्म लिए हैं, ए बी, और कहेंगे फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए। फॉर दैट अगर इनमें अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं सी डी, तो ये होगा ए प्लस सी बी प्लस डी। और अगर मैं सी डी ले लेती हूँ, इनमें ऑपरेशन लगाते हैं यानी इनका क्रम बदलने पर, तो ये बन जाएगा सी प्लस ए और ये बन जाएगा डी प्लस बी। चूँकि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग ए और बी और सी और डी चारों की चारों प्राकृतिक संख्याएं, और ए और सी को जोड़ो या सी और ए को जोड़ो, प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग जो है वो एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी ए प्लस सी और सी प्लस ए बराबर है, ये तो ये दोनों भी बराबर हैं, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हैं। अतः यह क्रम विनिमय का पालन करता है, यह ऐसी एक कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं साहचर्य नियम की। हम पहले ही बता चुके हैं साहचर्य नियम को कैसे आप फॉलो करते थे। उसमें 3 एलिमेंट ढूंढते थे दिए हुए सेट में, तो यहाँ भी 3 क्रमित युग्म ढूंढेंगे। तो एक क्रमित युग्म ए बी मानेंगे, एक सी डी, एक ई एफ। तो आप कहेंगे फॉर ऑल ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। तो आप अब पहले ऑपरेशन लगा रहे हैं सी और डी में, फिर रिजल्टेंट का ऑपरेशन होगा ई एफ से। तो ये होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा ए प्लस सी और बी प्लस डी। और अब इसका ऑपरेशन ई एफ से करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस सी, यानी पहले वाले कोऑर्डिनेट का योग और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का योग। तो ये बन के आएगा। और अगर आप इन दोनों का ऑपरेशन पहले ले लेते हैं और इसको बाद में करेंगे, यानी सी डी ऑपरेशन ई एफ, तो ये बन जाएगा ए बी, तो ऐसे की ऐसे ही। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी, सी प्लस सी, और इस जगह डी प्लस एफ। अब जब इनमें लगेगा ऑपरेशन तो ये हो जाएगा ए प्लस सी बी प्लस डी प्लस एफ। दोनों इक्वल हैं, अतः यह एसोसिएटिव भी है, यानी ये क्रम विनिमय तथा साहचर्य नियम दोनों का पालन करता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 था। इसमें एक चीज़ और, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी, यानी ए बी कोई भी मेंबर है ए का, तो कहते हैं कि एक और अवयव ऐसा ढूंढो ताकि ये जब इसके साथ ऑपरेट करे तो यही रहे। यानी ए बी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है, अवयव क्रमित युग्म मिल सकता है कि जब इसके साथ ऑपरेट करे, यानी ए प्लस ये क्वेश्चन मार्क, और या मैं इसे सी डी मान लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए प्लस सी, ये बन जाएगा बी प्लस डी, और ये होना चाहिए ए और बी के बराबर। तो सीधा सा मतलब है सी क्या होना चाहिए 0, डी क्या होना चाहिए 0। तो यानी सी और डी को 0 रखें तो 0 0 ऐसा क्रमित युग्म है जो किसी भी क्रमित युग्म ए बी के साथ जब ऑपरेट करेगा तो रिज़ल्ट हमेशा ए बी आएगा। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये 0 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी तत्समक अवयव है। यही आपको फाइंड आउट करना था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सही और गलत बताना है, पहले वाले को बताना है। फॉर एन आर्बिट्रेरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट, यानी ये कोई भी एन में एक ऑपरेशन इस तरह से है कि ए स्टार ए किसके बराबर है, ए के।
फॉर ऑल एन, क्या कहते हैं, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? मतलब ये कह रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बात सत्य है या नहीं है? चूँकि ए का ए से ऑपरेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये वाला फॉल्स इसलिए है, फॉल्स है ये, इसका रीज़न ये है कि ऑपरेशन किन्हीं भी दो नंबर के बीच में होना है, ये नहीं कि खुद से खुद का ही होना है। तो ऑपरेशन वो होता है इसके किसी भी दो मेंबर के बीच में ऑपरेशन हो। यहाँ सिर्फ अपने आप से ऑपरेशन दिखा रहा है, यानी इसका किसी से ऑपरेशन नहीं दिखा रहा। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से वो ऑपरेशन करे और जो रिज़ल्ट आए वो भी कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या हो। तो इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देन सेकंड पार्ट कहता है इफ़ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है एन में, देन आपको ए स्टार बी स्टार सी बराबर है सी स्टार बी स्टार ए के। तो ये आपको बताना है। तो चूँकि ये कम्यूटेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं सी स्टार बी, और ये कम्यूटेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्टार बी स्टार ए। कम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी एक्स ऑपरेशन वाई बराबर वाई ऑपरेशन एक्स है। तो इन लोगों ने दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अगर ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो बी क्रॉस सी को क्या लिखेंगे, सी क्रॉस बी। ये आपको सिद्ध करना था और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ प्रूव किया है। तो बी स्टार सी को लिखा जा सकता है सी स्टार बी, और फिर चूँकि अगेन ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो ये ए और ये पूरा इन दोनों के बीच में अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो सी स्टार बी पहले आ सकता है और ए बी। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड से चले और राइट हैंड साइड में पहुंच गए, यानी ये वाला आपका ट्रू है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13 ये कहता है, प्रश्न नंबर 13 ये कहता है कि इनमें से कौन सा सही है। एक बाइनरी ऑपरेशन आपको इस तरह से दिया है ए स्टार बी कि ये किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। चूज़ द करेक्ट आंसर। दोनों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है या नहीं है? तो आप देखेंगे ए स्टार बी इतना है और बी स्टार ए कितना होगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, अतः ये कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एंड द नेक्स्ट इज ए स्टार बी स्टार सी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी, और ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की पावर 3 प्लस सी क्यूब। और अगर हम ए स्टार बी स्टार सी की बात करें तो ये हो जाएगा ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है, अतः ये एसोसिएटिव नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव तो है पर एसोसिएटिव नहीं है, इसलिए बी वाला ये करेक्ट है। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज पूरा हुआ। थैंक यू।